स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। यंग यूनिवर्सिटी मतलब जो रिलेटिवली यंग है, यूनिवर्सिटी नई है, उनकी रैंकिंग आई है कि जो बेस्ट हैं वो कौन सी हैं। तो आपको ये बताना है इसमें भारत का कौन सा यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट रैंकिंग में आया है। ये है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कोट्टायम केरला में है। ये भारत में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हालांकि दुनिया में जो इसकी रैंक है वो है 81। दुनिया में जो इसकी रैंक है वो है 81। क्लियर। और भारत की जो दूसरी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? वो है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई ये भारत में दूसरे नंबर पे है, लेकिन पूरी दुनिया में 96 नंबर पे है यंग यूनिवर्सिटीज़ में। फिर एक यूनिवर्सिटी है भारथियार यूनिवर्सिटी। भारथियार यूनिवर्सिटी ये 113वें नंबर पे दुनिया में है, भारत में ये तीसरे नंबर पे जो है सबसे बेस्ट है। राइट, भारथियार यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है भारथियार यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? भारथियार यूनिवर्सिटी जो है ये कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये इंडिया की टॉप 3 है। दुनिया की अगर बात करें तो नैनयांग यूनिवर्सिटी सिंगापुर की नंबर 1 बेस्ट यंग यूनिवर्सिटी है, नैनयांग। दूसरे नंबर पे पेरिस साइंस एंड लेटर्स PSL। तीसरे नंबर पे हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दुनिया की बेस्ट 3 यंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। अंडरस्टूड। और जो ये टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है ये लंदन से ऑपरेट करती है। बेसिकली टाइम्स हायर एजुकेशन एक ब्रिटिश मैगजीन है और मेनली जो ये न्यूज़ कवर करती है वो उसी से रिलेटेड करती है, मतलब जो एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड करती है। एक और रैंकिंग आई थी अभी अभी जिसको बोलते हैं CWUR रैंकिंग, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसके हिसाब से भारत का जो बेस्ट है वो है IIM अहमदाबाद और ग्लोबली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 है। ग्लोबली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो थी वो नंबर 1 थी। IIM अहमदाबाद इंडिया में नंबर 1 थी, लेकिन पूरी दुनिया में 410वें नंबर पे थी। और ये ओवरऑल रैंकिंग है, ये यंग यूनिवर्सिटी नहीं, ये नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मच्छर जनित बीमारी कौन सी है जिससे लड़ने के लिए एक नई वैक्सीन आई है बाजार में, उसको प्री क्वालिफाई कर दिया है। प्री क्वालिफाई का मतलब है WHO ने अप्रूव कर दिया है। अभी ऑब्वियसली ये लोगों पे यूज़ होगी, फिर देखा जाएगा कितना ये काम करती है। तो ये डेंगू की वैक्सीन है, तो आंसर है डेंगू। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू फैलता है डेंगू वायरस से। इसको डेंगू वायरस ही बोलते हैं। और इस वायरस को लेके जो मच्छर उड़ता है उसको बोलते हैं एडिस इजिप्टी। उस मच्छर को एडिस इजिप्टी कहा जाता है। तो ये डेंगू की बात हुई। और ये वैक्सीन बनाई किसने है? टैक 003। इसको एक जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है जिसका नाम है टकेडा फार्मास्यूटिकल, जिसका नाम है टकेडा फार्मा। तो क्या इससे पहले भी डेंगू की कोई वैक्सीन दुनिया में आई है? हाँ, सनोफी कंपनी है एक फ्रांस की, सनोफी पास्चर बोलते हैं, सनोफी पास्चर। इसने एक तो डेंग वैक्सीन बनाई थी आज से 5-6 साल पहले, और एक अभी इन्होंने बनाई थी CYD-TDV। CYD-TDV। तो ये हैं जो प्री क्वालिफाई हैं WHO के द्वारा। अब देखना होगा क्योंकि डेंगू की कोई खास वैक्सीन अवेलेबल है नहीं वैसे। अब आप कहेंगे डेंगू के पेशेंट फिर उनको कैसे बचते हैं? वो ऐसे बचते हैं कि उन्हें हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है, मान लो डेंगू में किसी के प्लेटलेट कम हो गए तो प्लेटलेट चढ़ा देंगे। डेंगू में बुखार है तो बुखार की दवाई दे देंगे। मतलब जो सिम्टम है उनको ठीक करके हम डेंगू से धीरे धीरे पेशेंट को निजात देते हैं। राइट। लेकिन डेंगू की एज सच कोई वैक्सीन खास कोई अवेलेबल दुनिया में है नहीं। राइट। और वैक्सीन की बात अगर हो रही है तो आपको बता दूं, एक त्वचा का कैंसर होता है मेलानोमा, बहुत डेडली कैंसर है ये मेलानोमा। इसकी एक दवाई आई है अभी, mRNA वैक्सीन है जिसका नाम है V940। इसको mRNA 4157 भी कहा जा रहा है। इसको 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है, एक तो है मॉडर्ना और एक है मर्क। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है वैक्सीन को। राइट। एक वैक्सीन WHO ने और अप्रूव करी अभी जिसका नाम है UVCOL-S। ये किस चीज़ की वैक्सीन है? ये कॉलेरा की वैक्सीन है। कॉलेरा बैक्टीरिया से फैलता है, विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। इसको दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया की एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है यू बायोलॉजिक्स ने इसे बनाया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एक सक्षम व्हीलचेयर बनाई है जिसका नाम है ज़ो रिहैब? वो पेशेंट जिनको दिमाग में स्ट्रोक आ जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंग काम नहीं करते हैं, उनमें खास तौर पे ये मदद करेगी। स्ट्रोक क्या होता है? कई बार हमारे दिमाग को जो नलियाँ रक्त पहुंचाती हैं, जिन्हें ब्लड वेसल बोलते हैं, वो फट जाते हैं। उस वजह से हमारे दिमाग में स्ट्रोक आ सकता है।
तो स्ट्रोक के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार स्ट्रोक जो है हमारे दिमाग की जो नलियाँ होती हैं उनमें कुछ फंस जाता है, दिमाग को एकदम से खून नहीं मिल पाता, उस वजह से भी स्ट्रोक आ सकता है। तो बहुत सारे कारणों से दिमाग में स्ट्रोक आ सकता है। उसके बाद हमारे शरीर के जो अंग हैं वो ठीक से काम नहीं करते, तो व्हील चेयर पर पेशेंट आ जाते हैं, तो उनको खास तौर पर हेल्प करेगी ये व्हील चेयर, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एनेबल्ड है, यानी इंटरनेट की मदद से ये मूव कर सकती है। तो क्या आंसर है इसका? ये बनाई है IIIT बेंगलोर, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर ने इसे बनाया है। एक चेयर का दाम लगभग 85,000 रुपये रखा गया है। और आपको बता दूं, अभी अभी IIT मद्रास ने भी एक व्हील चेयर बनाई थी। ये स्टैंडिंग व्हील चेयर है। इस व्हील चेयर पे पेशेंट बैठ के खड़ा भी हो सकता है व्हील चेयर पे ही। तो इसका नाम रखा था नियो स्टैंड। नियो स्टैंड, इसको IIT मद्रास की एक कंपनी है नियो मोशन, उन्होंने बनाया था नियो स्टैंड को। ये एक कस्टमाइजेबल इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर है। तो इसको बनाया था नियो मोशन नाम की कंपनी में, जो IIT मद्रास से वो हुई थी, इनक्यूबेट हुई थी, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। और अभी अभी आपको मैं बताऊं कि एक टाटा अलेक्सी जो है, उन्होंने एक चीज़ बनाई है। टाटा एलेक्सी ने एक चीज़ बनाई है। वो क्या बनाई है बताइए? इन्होंने एक इंस्टीट्यूट है सिकंदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट्स ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, इसके साथ मिलकर एक फिजिटल न्यूरोडाइवर्सिटी प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका नाम रखा है TCare, फिजिटल न्यूरोडाइवर्सिटी प्लेटफॉर्म। भारतीय सेना ने कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में दुनिया के 2 सबसे ऊंचे टैंक मरम्मत केंद्र बनाए हैं? हमारे जो बैटल टैंक होते हैं, मेन बैटल टैंक, बहुत सारे टैंक हैं हमारे पास, T-90, T-72, अमेरिका से भी खरीदे हुए टैंक हैं हमारे पास, तो वो सारे हम यहाँ पे रिपेयर कर पाएंगे। तो दोनों लद्दाख में रिपेयर के लिए उन्होंने करे हैं। कहाँ कहाँ पे करे हैं? एक तो लोकेटेड होगा न्योमा में, न्योमा एक जगह है, न्योमा एयरफील्ड भी है दुनिया का सबसे ऊंचा न्योमा। और एक दौलत बेगोल्डी सेक्टर, दौलत बेगोल्डी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हमारा आर्मी का बेस है लद्दाख में, काराकोरम पास के साउथ में, सियाचिन इसके वेस्ट में आता है और जो अक्साई चीन है वो इसके ईस्ट में आता है। दौलत बेगोल्डी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और ये दोनों जो हैं लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पे हैं। तो ये दुनिया के 2 सबसे ऊंचे टैंक मरम्मत केंद्र हैं जो हमने बनाए हैं। यहाँ पे T-90, K9 वज्र, याद है K9 वज्र, लार्सन टुब्रो ने टैंक बनाए हैं, ये K9 वज्र तोप हैं ये बेसिकली। तो ये सब रिपेयर वहाँ पे हो पाएंगे। आपको ये भी बता दूं, लद्दाख में अभी एक रोड बन रही है, नीमू पदम दारचा। ये 298 किलोमीटर लंबी रोड है, मनाली लेह हाईवे के विकल्प के रूप में काम करेगी। तो नीमू पदम दारचा किसको कनेक्ट करेगी? नीमू पदम दारचा, ये दारचा जो है ये लाहौल स्पीति में आता है गांव, नीमू और पदम लद्दाख में आते हैं, तो लद्दाख को ये हिमाचल से जोड़ेगी और मनाली लेह हाईवे के विकल्प के रूप में काम करेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रोड पे एक सुरंग है, शिंकुला सुरंग। शिंकुला सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे लंबी, मतलब 10,000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा जो सुरंगें हैं उनमें सबसे लंबी सुरंग बन जाएगी शिंकुला। ये 16,558 फीट की ऊंचाई पे है शिंकुला सुरंग। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। और एक सेल्फी पॉइंट बनाया भी इंडियन आर्मी ने, वो कौन से पास पे बनाया? ये क्वेश्चन आ सकता है। इस पास का नाम है होम बोटिंगला पास, होम बोटिंगला पास, ये लद्दाख में। यहाँ पे इंडियन आर्मी ने कारगिल का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर सेल्फी पॉइंट बनाया है उन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे देश के लिए। इज दैट क्लियर? और अभी इंडियन आर्मी ने जो पेंगोंग सो लेक है ना, सुना होगा पेंगोंग सो, 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। ये 1/3 इंडिया में है, 2/3 चाइना में। इंडिया चाइना बॉर्डर पे है पेंगोंग सो लेक। तो यहाँ पे एक मैराथन का आयोजन किया था। उस मैराथन का नाम क्या था? ये लेक पूरा जम जाता है, फ्रोजन हो जाता है विंटर में। इस मैराथन का नाम था थिएस्ट्रन, THEASTRUN, थिएस्ट्रन इसका नाम था। हाल ही में किस कंपनी ने एक नया उत्पाद बाजार में उतारा है, जेमिनी फ्लैश 1.5? ये चैट भी कर सकता है और जटिल कार्य कर सकता है, कॉम्प्लेक्स टास्क जिनके लिए त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, यानी जिसके लिए फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। तो एक गूगल ने करा है, तो आंसर है गूगल। ये इमेजेस, वीडियो और स्पीच सब कुछ हैंडल कर सकता है। आप जानते हैं जेमिनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है गूगल का, तो जेमिनी का ही एक तरह का ये फ्लैश 1.5 प्रकार है कॉम्प्लेक्स टास्क को करने के लिए, राइट। और जेमिनी के भी कई प्रकार हैं, जैसे एक जेमिनी नैनो भी लॉन्च करा था इन्होंने, जेमिनी नैनो। एक इन्होंने
जेमिनी प्रो भी लॉन्च किया था। तो जेमिनी के बहुत सारे प्रकार हैं, जेमिनी नैनो, जेमिनी प्रो, जेमिनी, अब ये आ गया है फ्लैश 1.5, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और आपको मैं बता दूं कि इसके कंपेटिटर कौन कौन से हैं। एक तो चैट जीपीटी 4o, ये ओ मतलब ओमनी, ये ओपन एआई कंपनी ने बनाया है, तो ये भी इसके साथ भी वो compete करेगा। और गूगल ने अभी अभी एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अस्त्र, ASTRA, प्रोजेक्ट अस्त्र। ये क्या है? इसमें जो यूजर है उसकी क्वेरीज गूगल आंसर कर पाएगा रियल टाइम में, टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो से। आप प्रोजेक्ट अस्त्र जो है एक मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट है, तो आप इससे कन्वर्स कर सकते हैं और इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रियल टाइम में, रियल टाइम में। तो ये है प्रोजेक्ट अस्त्र, ये भी गूगल ने लॉन्च किया था। और गूगल ने टैक्टिक एआई भी लॉन्च करा है लिवरपूल फुटबॉल क्लब के साथ मिलकर फुटबॉल की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। और गूगल ने अभी एक चीज़ और लॉन्च करी है, गूगल वॉलेट, जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, जो भी ऐसी गुप्त इंफॉर्मेशन है वो रख सकते हैं, अपनी कीज़ रख सकते हैं, डिजिटल कीज़ होती हैं, डिजिटल पासवर्ड रख सकते हैं, गूगल वॉलेट। और कोची मेट्रो, ये पहला मेट्रो है, कोची मेट्रो, कोची मेट्रो जो है ये पहला मेट्रो है जिसने गूगल वॉलेट के साथ जो है पार्टनरशिप करी है। भारतीय सेना ने मशीन गन से लैस अपना नवीनतम नवाचार सिरिन हेक्सा ड्रोन यानी हेक्सा कॉप्टर ड्रोन लॉन्च करा है। ये एक स्पेशल ड्रोन है, इसमें आप मशीन को भी फिट कर सकते हैं, मशीन गन को। 1 किलो तक की गन ले लेगा ये और 45 मिनट हवा में रह सकता है। तो इसमें ये शत्रु इसे जैम भी नहीं कर सकता। सॉफ्ट किल होता है ना, ड्रोन दो तरह से निष्क्रिय होता है, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। हार्ड किल मतलब आप ड्रोन के ऊपर बम मार दो, ड्रोन फट जाएगा। लेकिन एक होता है सॉफ्ट किल, मतलब ड्रोन को जैम कर दो, फिर वो काम नहीं करेगा। ये जैम में भी रेजिस्टेंट है, आसानी से जैम भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है और इसमें फायर कंट्रोल भी है, और ऑफ कोर्स इसमें आप वेपन्स भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको किसने बनाया ये पूछा है। इसको बनाया है एक पुणे की कंपनी ने जिसका नाम है इकरान एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इकरान एरोस्पेस ने इसे बनाया है। एक कंपनी और बताता हूं आपको जिसका नाम है एथॉन, ये बेंगलोर की कंपनी है एथॉन। तो एथॉन यानी ऑल टर्रेन प्राइवेट लिमिटेड, एथॉन ये हर तरह की जमीन पे चल सकने वाली गाड़ियां बनाती है। इसने अश्व नाम की एक गाड़ी बनाई है इंडियन आर्मी के लिए, अब ये अरव नाम की बना रही है और अद्भुत नाम की गाड़ी भी बना रही है। तो ये सारी गाड़ियां अश्व, अरव और अद्भुत एथॉन बेंगलोर की कंपनी उसने बनाई है। और इंडियन आर्मी का एक खड़ग कोर है, खड़ग कोर एक टुकड़ी है हमारी भारतीय आर्मी की, खड़ग कोर। खड़ग कोर अंबाला से ऑपरेट करती है। इसने गगन स्ट्राइक नाम का अभ्यास करा है दूसरी बार पंजाब में भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर। गगन स्ट्राइक को गगन शक्ति के साथ कंफ्यूज मत करना। गगन शक्ति जो है वो पोखरन जैसलमेर में हुआ था, भारतीय वायुसेना ने करा था। कौन सा हमारा इंस्टीट्यूट है जिसने जो नदी का गंदा पानी है, मडी रिवर वाटर, उसके उपचार के लिए एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका विकसित करा है। यह करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी ने, जो विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। आप मानसून में देखेंगे खास तौर पे कि नदी का पानी मटमैला हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि मानसून में बारिश बहुत तेज होती है, तो मृदा अपर्दन होता है, यानी मिट्टी को वो लेके अपने साथ चली जाती है पूरे हर जगह से, जहाँ से भी बारिश का पानी नदियों में गिरता है, तो इसलिए नदियाँ जो है मटमैली हो जाती हैं। तो ये पानी वो साफ़ कर देगा, इसके लिए टेक्निक विकसित करी है अभी अभी IIPE विशाखापट्टनम ने, और मेम्ब्रेन की मदद से ये पानी साफ होगा। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखिए। किस कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एक बहुभाषी ओपन सोर्स बहुभाषी मॉडल बनाया जिसका नाम है प्रज्ञा 1B। प्रज्ञा 1B को सॉकेट AI लैब्स ने बनाया है, जो गुरुग्राम हरियाणा में है। ये कंपनी प्रज्ञा 1B एक बहुभाषी, और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स में कोई कॉपीराइट नहीं होता, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसमें बदलाव करके अपना खुद का भी कुछ बना सकता है, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। इसमें सोर्स कोड आपको दे दिया जाता है। अभी के लिए 4 भाषाओं में काम करेगा, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और गुजराती। बाद में फिर और भाषाएं भी इसमें जोड़ दी जाएंगी। कौन से देश ने फतेह 2 नाम की मिसाइल लॉन्च करी है? ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, राइट, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। तो ये पाकिस्तान ने करा है। पहले फतेह 1 आया था, फतेह 1, अब फतेह 2 आया है। फतेह 3 और फतेह 4 भी रिसर्च चल रहा है। तो इनकी मारक क्षमता कितनी है? फतेह 1 की 140 किलोमीटर, फतेह 2 जो भी ये टेस्ट करा है 400 किलोमीटर, फतेह 3 और 4 अभी बन रहे हैं। फतेह 3 की होगी 450 किलोमीटर और फतेह 4 की होगी 700 किलोमीटर। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है पाकिस्तान की, फतेह 2, फतेह 3 ये सब।
सरफेस टू सरफेस, और ये हर वेदर में काम कर सकती है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, सॉलिड फ्यूल। और पाकिस्तान अभी अभी चाइना से ले रहा है हैंगोर क्लास सबमरीन। कितने ले रहा है? 8। इनका नाम PNS हंगोर सबमरीन के नाम पे रखा है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने 1971 वॉर में किया था। भारत का पहला समर्पित पौराणिक मंच, ये पहला OTT प्लेटफॉर्म है जिसपे धार्मिक सीरियल आएंगे। ये क्या नाम होगा? हरिओम। इसका नाम होगा हरिओम। ये लॉन्च होने वाला है अभी 1 महीने में, और इसके ओनर हैं विभू अग्रवाल। इससे पहले विभू अग्रवाल एक और OTT प्लेटफॉर्म के ओनर हैं जिसका नाम है उल्लू। तो उल्लू जो है वो बहुत अलग तरह का कंटेंट उस पर है, लेकिन ये वाला जो है हरिओम, इस पे धार्मिक कंटेंट आपको मिलेगा। माइथोलॉजिकल शोज मिलेंगे, हमारे रामायण महाभारत, माता सरस्वती, तिरुपति बालाजी, जय जगन्नाथ, इस तरह के बहुत सारे शोज़ के इन्होंने नाम भी सोशल मीडिया पे करे हैं वायरल। तो इस पे भगवान वगैरह के जो पूरा माइथोलॉजिकल ये सब जो है हमारे सीनियर सिटीजन वगैरह को जो खास तौर पे अपील करते हैं, उस तरह के शोज इस पे आएंगे। तो उल्लू और हरिओम दोनों के ओनर हैं विभू अग्रवाल। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ, तरकश। एक अभ्यास हुआ जिसका नाम है तरकश। वैसे इन दोनों कंट्री के बीच में एक अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास भी है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैं युद्ध अभ्यास एक जनरल सेंस में बोल रहा था, ना कि नाम के हिसाब से। तो ये आतंकवाद रोधी अभ्यास है तरकश। ये भारत की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसमें गया था और अमेरिका की तरफ से उनका स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस ने किया था। कहाँ पे हुआ? तो ये कोलकाता में हुआ। 3 हफ्ते तक चला, कोलकाता में हुआ। पिछली बार ये चेन्नई में हुआ था जनवरी 2023 में, लेकिन अभी 1 साल के बाद, 1.5 साल हो गया लगभग, तो अभी ये जो 2024 वाला है 7वां अध्याय, ये कोलकाता में हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स बोलते हैं। ये हमारे गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये आप मत भूलिए। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बंदूकें मिली हैं अभी अभी। कौन सी? वेल, ये बंदूकें हैं MP5। इनको जर्मनी की कंपनी बना रही है जिसका नाम है हेकलर एंड कोच। इनका नाम है हेकलर एंड कोच। और टाइगर ट्रायम्फ भी एक अभ्यास है, ईस्टर्न सी बोर्ड पे हुआ था इस बार। ईस्टर्न सी बोर्ड मतलब अमेरिका का जो पूर्वी तट है उसे ईस्टर्न सी बोर्ड बोलते हैं, जो अटलांटिक सागर से लगता है। और दोनों देशों की तटरक्षक बल ने सी डिफेंडर्स नाम का अभ्यास भी किया था, भारत और अमेरिका की। ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में हुआ था। UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है? ये यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है जो फंड की पूलिंग करता है। मान लो मानवता के भलाई के लिए कोई काम करना है और बहुत सारे कंट्रीज की फंडिंग चाहिए, तो ये फंड अरेंज करता है। तो इसको बोलते हैं UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं एलन नोडेहू। ये कौन से देश के हैं? देश का नाम है बेनिन, BENIN, बेनिन। बेनिन देश के व्यक्ति हैं ये। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये मल्टी फंड ऑफिस जो है, और UN मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस इसे बोलते हैं। ये बेसिकली UNDP के अधीन ही ऑपरेट करता है। UNDP जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और UNDP ने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी? 134। नंबर 1 कंट्री कौन था इसमें? नंबर 1 कंट्री जो था इसमें वो था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो इसमें नंबर 1 था। CSIR के अधीन काम करती है एक संगठन CCMB, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये हैदराबाद में लोकेटेड है। इसके वैज्ञानिकों ने पाया कि बख्तरबंद सेल्फिन कैटफिश, यानी ये इंग्लिश में याद रखिए, आर्मर्ड सेल्फिन कैटफिश, पूर्वी घाट के जो जल निकाय हैं उनमें 60% तक फैल गई है। कहने का मतलब ये है, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है भारत का, जिसपे ओडिशा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, जिसपे वेस्ट बंगाल आता है, जिसमें तमिलनाडु आता है, वहां पे 60% वाटर बॉडीज ऐसे हैं जिनमें ये मछली फैल गई है। तो आपको ये बताना है इस मछली को लोकली किस नाम से जाना जाता है? इसको राकाशी बोलते हैं क्योंकि ये राक्षस जैसी है। इसको डेविल फिश भी कहा जाता है। ये इन्वेजिव स्पीसीज है, यानी हमारी जो देसी स्पीशी हैं, देसी मछलियां, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। राइट? तो ये ध्यान रखिए। और ये फिशिंग नेट्स को भी नुकसान पहुंचाती है। ये फिशरमैन को भी इंजरीज कर देती है। बहुत ही डेंजरस है ये फिश। तो ये ईस्टर्न घाट्स के 60% वाटर बॉडीज में फैल चुकी है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंग्लिश में याद रखना है आपको। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर अभी अभी ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल गिरफ्तारी में शामिल 1000 से ज्यादा स्काइप आईडी को ब्लॉक करवाया है। स्काइप एक चैट मैसेंजर है। स्काइप ये माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था स्काइप को। अब तो उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जब हम कॉलेज में थे तब स्काइप ही चलता था ज़्यादातर। तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नई दिल्ली में लोकेटेड है। इसका काम है डिफरेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेट करना साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन जो है आता है।
अंडरस्टूड। और गृह मंत्रालय एक प्रोग्राम भी चला रहा है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जिसमें 2967 गांव जो हमारे चाइना बॉर्डर पे लोकेटेड हैं, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल और लद्दाख में, 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में 19 जिलों में हमें वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। चौथी मीटिंग हुई अभी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर फिजिकल सिस्टम, इसकी कार्यशाला हुई। तो ये कहाँ पे हुई? ये आईआईटी बॉम्बे ने ऑर्गेनाइज करी, तो आंसर है आईआईटी बॉम्बे। कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको ऑर्गेनाइज करा था। और आईआईटी बॉम्बे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये कंपनी बनाई है उन्होंने इम्यूनो एक्ट, जिसने भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी बनाई है टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर, जिसको बाजार में नेक्स्ट कार 19 के नाम से बेचा जा रहा है। फीफा ने कहा है कि वुमेन्स क्लब वर्ल्ड कप खेला जाएगा हर 4 साल में एक बार। ये क्लब लेवल पे होगा, ये कंट्री लेवल पे नहीं होगा। तो 2026 में पहली बार खेला जाएगा। लोकेशन अभी वो डिसाइड करेंगे, अभी बताएंगे। तो कितनी टीमें खेलेंगी? 16 क्लब इसमें खेलेंगे। दुनिया के बेहतरीन 16 फुटबॉल क्लब इसमें खेलेंगे, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, जो बड़े बड़े फुटबॉल क्लब है वो इसमें खेलेंगे। फीफा का हेडक्वार्टर ज़ूरिक में है। और वैसे जो कंट्रीज वाला वर्ल्ड कप है, पिछली बार अर्जेंटीना ने जीता था, कतर में हुआ था। अगला कब होगा? 2026 में होगा 3 कंट्रीज में, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। और फिर 2030 में होगा स्पेन, मोरक्को और पोर्चुगल में। किस देश की संसद ने एक विवादास्पद फॉरेन एजेंट बिल पास करा है, जिसके तहत कोई भी अगर समाचार या जर्नलिज्म की कोई कंपनी है, न्यूज़ कंपनी है या एनजीओ है, जिसने 20% से ज़्यादा पैसा फॉरेन फंडिंग में लिया है, तो उनको फॉरेन एजेंट कहा जाएगा। उनको अपने आप को फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये जॉर्जिया कानून लेकर आया है। और यूरोपियन यूनियन इस बात से खुश नहीं है। जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि अगर इस तरह के आप मीडिया की आज़ादी को कुचलोगे इस तरह के बिल लाके, तो फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना आपके लिए कठिन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाल की जानकारी के अनुसार कौन से राज्य में ये जो रेशम कपास के पेड़ हैं, यानी सिल्क कॉटन ट्री, वो खतरे में हैं धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक परंपराओं के कारण, जैसे होलिका दहन। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होलिका दहन वगैरह। तो ये राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में जो ये जो सिल्क कॉटन ट्री है, जिन्हें बॉम्बेक्स सीबा कहा जाता है, बहुत सारे पेड़, हजारों लाखों पेड़ होलिका दहन में जला दिए जाते हैं। जैसे जिसमें प्रहलाद को लेकर होलिका बैठती है, तो एक हम सिंबॉलिक उसको वो करते हैं। नया अनाज जो होता है, नया गेहूं वगैरह, वो भी हम उसको उसमें जलाते हैं और उसका प्रसाद के तौर पे हम वो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो रिचुअल्स हैं, हमें त्यौहार को भी सस्टेनेबल बनाना है। तो इस तरह के जो रिचुअल हैं, जिनसे इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जैसे यहाँ पे जो सिल्क कॉटन ट्री है राजस्थान में, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो ट्राइबल लोगों के या जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उनमें उनका इस्तेमाल हो रहा है। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।